नमस्ते। हिंदुस्तान पोस्ट के इस बहुत ही खास कार्यक्रम नमस्ते हिंदुस्तान में आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मेरे साथ हैं हमारे स्टूडियो में, हिंदुस्तान पोस्ट के स्टूडियो में बहुत ही विशेष मेहमान, बहुत ही स्पेशल गेस्ट संजय सिंह। और संजय सिंह जो है आज पत्रकारिता की दुनिया के जाने माने नाम हैं। इन्होंने 3 बहुत ही शानदार किताबें लिखी है। पत्रकार के साथ ये बहुत ही अच्छे लेखक और अच्छी विचारधारा के व्यक्ति माने जाते हैं। और इन्होंने अभी तक जो 3 किताबें लिखी है, तहलका मचा हुआ है पत्रकारिता में, एक पत्रकार के रूप में और एक लेखक के रूप में काफ़ी नाम कमा चुके हैं पिछले 5-7 सालों में। हालांकि ये कुछ लगता है मुझे 3 दशक से पत्रकारिता में है, लेकिन पिछले 10 साल में इन्होंने जो काम किया है वो आजकल के नौजवान पत्रकारों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। कह सकते हैं कि इनके से प्रेरणा लेकर बच्चे जो हैं, हमारे यंगस्टर्स, नौजवान, वो अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। मेरे लिए अच्छी बात यह है कि हमने साथ में काम किया है, तो 95 के आसपास में, 1995 में, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम कई सालों बाद मिले हैं। मुझे लग रहा है कि 15 साल या 12 साल हुए होंगे। दादर में हमने इन्होंने समय दिया था, संजय ने मुझे मिलने के लिए, और नैपचिनो कॉफ़ी पी थी हमने, झागदार कॉफ़ी, और भी क्या क्या नैटकेन कुछ नाम होते हैं जिसमें दूध पानी के हिसाब से उसके नाम बदल जाते हैं। संजय, याद है आपको? जी बिल्कुल, मुझे याद है कि अचानक आपसे मुलाकात हो गई थी। तभी सबसे पहले तो मुझे खुशी इस बात की है कि आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, बिकॉज 1995 में मैंने काम शुरू किया था पत्रकारिता का, और आप मेरे बॉस थे, और आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है या सम्मान की बात एक्चुअली में है। और याद है आपसे अचानक, बाद में एक लंबा दौर था क्योंकि अलग अलग जगह पे मैं काम करता रहा, सिटी केबल, उसके बाद में जी न्यूज़ में काम किया, उसके बाद एनडीटीवी, फिर टाइम्स नाउ, देन न्यूज़ एक्स, IBN, देन अगेन जी, हाँ, TV 18, अलग अलग जगह जाना रहा। लेकिन जो हमेशा पहली नौकरी जो होती है, फर्स्ट जॉब जो था, वो हमेशा याद, पहले प्यार की तरह हमेशा याद रहता है। तो आप थे और बहुत सारे पुराने साथी थे। तो इतने सालों बाद आपको मिल रहा हूँ तो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो गई। और आप बता रहे थे जो हम लोग मिला, अचानक मुलाकात हो गई थी कुछ सालों पहले दादर में, और मैंने कहा था शायद कॉफ़ी पीते हैं, और उसके बाद में मेरे ख्याल से अगले आधे घंटे मैंने आपको कॉफ़ी के ऊपर ही लेक्चर दिया था कि कैपेचिनो में कॉफ़ी कितनी होती है, झाग कितना होता है, कैफे लाते में कॉफ़ी कितनी होती है, झाग कितना होता है, एक्सप्रेस अमेरिकानो क्या होती है। मैंने पहली बार वो कॉफ़ी पी थी और बहुत ही शानदार था। इतने बड़े, इससे भी बड़ा जो था ना मग था जिसमें कॉफ़ी थी, और पी करके बहुत ही मज़ा आया था। और बाद में पता चला नाम इसका नैपेचिनो और क्या क्या कुछ इस तरह से। तो बहुत ही शानदार यादें। हमने साथ में काम किया बहुत, वो बिल्कुल सही है, मेरे लिए भी बहुत ही स्पेशल था। सबको बहुत मिस करता हूँ, और सब कहीं ना कहीं अच्छे काम कर रहे हैं। खास करके आप पत्रकारिता में हैं, मैं पत्रकारिता में हूँ, तो आपसे ज़्यादा अटैचमेंट रहा, लगाव रहा हमेशा से। और अच्छा लगा कि आपकी जब हम पहली किताब आई थी तेलगी, एक रिपोर्टर की डायरी जी, जिसके जो विमोचन हुआ था वहाँ पर मैं मौजूद था। बिल्कुल, महेश भट्ट जैसे डायरेक्टर वहाँ पे आए थे, और भी बड़े बड़े YP सिंह थे शायद, बिल्कुल, IPS, और बहुत नामचीन लोग वहाँ पे मौजूद थे, पत्रकार लेखक लोग मौजूद थे। और महेश भट्ट ने बोला था कि किताब में मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं इस पर फिल्म बनाना चाहूँगा। लेकिन ये 2003 की बात होगी आसपास, है ना? बिल्कुल, 2003-4 की बात थी। दरअसल में तब उन दिनों मैं NDTV में काम किया करता था, तो तेलगी घोटाला था, उसका मैंने पर्दाफाश किया था। और उस वक्त में उस घोटाले की अंदाजन कीमत, जो उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यूएशन थी, वो 40,000 करोड़ थी 2003 में। मतलब अगर आज के तारीख में मैं जोड़ूं तो 3 लाख करोड़ के आसपास होनी चाहिए, अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन के हिसाब से करूं। तो उसका जब मैंने पर्दाफाश किया था, तो उसके बाद मैंने उस पर एक किताब लिखी थी, क्योंकि किताब लिखने पीछे पर्पज़ ये था कि कहीं आगे वाली जनरेशंस को पता चले कि भाई इस तरह का घोटाला हुआ था, और किसमें, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरह का घोटाला था, तो उसको सिंप्लीफाई करना जरूरी था। तो
तब मैंने एक किताब लिखी थी जिसके बारे में बात हुआ। लेकिन ये वो दौर था जब मोबाइल 16 रुपया इनकमिंग कॉल हुआ करता था, उतना यूट्यूब नहीं था, ये सोशल मीडिया साइट्स, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स, ये सब नहीं थी। तो किताब को किसी तरह से प्रमोट करने का कोई जरिया ही नहीं था। तो किताब आपको मैं बताऊं कि आने वाले 17-18 साल तक डब्बे में पड़ी रही है। और उस किताब जो 2003-4 में लिखी गई थी, उसकी किस्मत खुलती है 2020 में, जब सोनी OTT की जाती है। और सोनी लिव वाले आए थे मेरे पास और उन्होंने कहा था कि भाई ये किताब है जिसके ऊपर आपको वेब सीरीज बनानी है, तो उसके राइट्स हमको खरीदने हैं। जी, जी। तो उसके बाद उन्होंने उस किताब के राइट्स लिए और किताब के राइट लेने के बाद उन्होंने उस पर वेब सीरीज बनाई जो बड़ी मशहूर थी, स्कैम 2000 थी। तो तेलुगु स्टोरी सोनी लिव पर स्ट्रीम हुई थी। और तब उसके बाद वही पुरानी जो किताब थी उसका एक अपडेटेड एडिशन था, वो मैंने निकाला। अब उस वक्त में जो किताब डब्बे में पड़ी थी या कोई नहीं देख पाया था, सडनली वेब सीरीज आती है, उसके बाद हार्पर कॉलिन जैसा दुनिया का इतना बड़ा पब्लिशर उसको जब छाप के लाया सारे था, लोगों ने देखी आपकी सीजन 1। बिल्कुल। और तो उसके बाद से एक लेखक का शुरू हो गया कि लेखक मतलब वो किताब सक्सेस हुई। उसके बाद मैंने कुछ और किताबें लिखी, जैसे एक CIU किताब थी, क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म, जो देश के सबसे अमीर आदमी के घर के बाहर एक एक्सप्लोजिव भरी गाड़ी हुई थी। हाँ, तो वो किताब काफी हिट हुई थी, कॉपी पॉपुलर मिला। एक थी शीना बोरा किताब लिखी, रंगा बिल्ला जो पुराने जमाने के क्रिमिनल्स रहे हैं उन पे किताब लिखी। ये सारी किताबों के एक्चुअली राइट्स बिक चुके हैं। लाइक शीना बोरा के राइट्स अब्बास मस्तान जो मशहूर डायरेक्टर है उन्होंने खरीदे हैं। और देन रंगा बिल्ला के और प्लस क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म, ये 2 किताबों के राइट्स संजय गुप्ता नाम के एक बड़े फिल्म निर्माता हैं जिन्होंने शूट आउट एट लोखंडवाला, शूट आउट ओडाला बनाया, उन्होंने राइट्स लिए। उसके अलावा 3-4 और किताबें मैंने लिखी थी जिसके अलग अलग राइट्स वगैरह अलग अलग चैनल्स ने लिखे हैं। और इन दिनों एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रहा हूँ। तो अलग अलग मतलब एक था कि आपको शुरू हो जाता है, एक एवेन्यू खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है, सिलसिला और ट्रैक पे गाड़ी शुरू हो जाती है तो आगे सब चलना आसान हो जाता है। पत्रकारिता का जो अनुभव था, क्राइम और इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता का अनुभव था, उसका बड़ा फायदा होता है जब आप लेखन करते हो। ये दौर ऐसा है, खासकर OTT का दौर, मैं कहूँगा कि एक गोल्डन पीरियड है क्राइम इन्वेस्टिगेटिव राइटर्स के लिए। स्टोरीज की, रियल स्टोरीज की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। तो वो डिमांड था, तो उसका एक मिला कि तो मैंने सोचा कि पत्रकारिता इतना अनुभव लिया, एक राइटिंग की तरफ भी हाथ आजमाया जाए लेखक के तौर पे। तो लेखक के तौर पे भी काम किया। इनफैक्ट मेरी किताब को साहित्य अकादमी का अवार्ड भी मिला है। और मुझे साहित्य अकादमी का भी लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट का भी उन्होंने अवार्ड मिला है। तो एक था, अच्छा था, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि पत्रकारिता का जो अनुभव था वो चीज़ को लेकर आप लेखकी जो जीवन में आते हैं तो अलग अलग है। जिस दौर में जो काम हो रहा है, जैसे होना चाहिए, उस दौर को हम कितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, वही था। वक्त के साथ चलने वाली बात है। तो पत्रकारिता का क्या ये अनुभव जो है, जब आपने पहली किताब लिखी 2003 में, तो उसको क्या पत्रकारिता में कुछ लाभ मिला आपका कैरियर में उस समय पुशअप करने के? नहीं, इस एक्चुअली अदर वे राउंड। अच्छा, किताब मैंने पत्रकारिता जो की थी और स्कैम को एक्सपोज किया था 40,000 करोड़ का, जिसकी वजह से 12 बड़े पुलिस वाले गिरफ्तार हुए थे, जिसमें मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, DCP, ACP अरेस्ट हुए थे, 2 MLA अरेस्ट हुए थे। या इसमें अनिल गोटे थे महाराष्ट्र से, और वहाँ से हैदराबाद, आंध्र प्रदेश से थे कृष्णा यादव। बिल्कुल। महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, कुछ कुर्सी छोड़नी पड़ी अपने विवाद के चलते। तो वो जो चीज़ थी, मैंने वो जो कवर किया था उसको अनुभव के तौर पे ही अपनी किताब में डाला था, डायरी। तो ये नहीं था कि किताब की वजह से मुझे पत्रकारिता में एंट्री फ़ायदा हुआ, नहीं था। वो जो स्कैम मैंने एक्सपोज किया था उसके वजह से मुझे किताब में फ़ायदा हुआ। और डेफिनेटली वो किताब स्कैम भी जो एक्सपोज किया था उसका फ़ायदा मुझे पत्रकारिता में लंबे वक्त तक हुआ। देखिए, आप एक चीज़ समझिए कि स्कैम का वॉल्यूम इतना था कि जब जब भारत में किसी स्कैम्स का इतिहास लिखा जाएगा तो टॉप 5 में हमेशा 3 स्कैम जरूर आएंगे। एक बोफर स्कैम आएगा, एक हर्षद मेहता स्कैम आएगा और एक तेलगी स्कैम होगा। हर पत्रकार की लाइफ में एक बड़ी खबर हमेशा अच्छी से आती है और एक ही बार आती है, बार बार नहीं आती है। तो वो खबर जो थी मेरे लाइफ में आई थी, जिसको सही वक्त पर मैंने पकड़ा और जिसको एक्सपोज किया था। बहुत सारी तकलीफ उठानी पड़ी थी, बहुत सारा प्रेशर, साम दाम, वही जानना चाह रहा हूँ, अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आपने वो किताब लिखी नहीं, वो जीवन जिया और फिर उसको कागज पे, पेपर पे उतारा। बिल्कुल। तो उस समय किस तरह की परेशानियां, क्योंकि काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था, अनिल गोटे, छगन भुजबल का भी नाम आता है, और बिल्कुल पॉलिटिकल लोग होंगे और पुलिस डिपार्टमेंट के भी बड़े लोग,
तो आपको किस तरह की परेशानियां उठानी पड़ी, क्या कोई प्रेशर था उस समय? देखिए, प्रेशर तो बहुत था, लेकिन इसके बारे में समझने के पहले हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि उस दौर में पत्रकारिता कैसे होती थी। आज हम 2025 में बैठे हैं। 2025-26 में बैठकर मैं पत्रकारिता के 2003 या 2004 की पत्रकारिता का मूल्यांकन नहीं कर सकता था। तब एक दौर था जब पत्रकारिता होती थी। आज पत्रकारिता होती है या नहीं, आप कोई भी टीवी चैनल खोल लीजिए और उसके डिबेट देख लीजिए तो पता चल जाएगा पत्रकारिता हो रही भी है कि नहीं हो पा रही। तो हम 25 के चश्मे से तो नहीं देख सकते। मैं आपको 2003-04 के नज़रिए से बताऊंगा कि पत्रकारिता उस वक्त एक अलग तरीके का था। काफ़ी प्रेशर था, क्योंकि पूरा पुलिस वाले ही इस मामले में आ रहे थे। पुलिस वालों की गिरफ्तारियाँ थे तो पुलिस डिपार्टमेंट से प्रेशर था। 2 एमएलए अरेस्ट हुए थे, डिप्टी सीएम का नाम आ रहा था ऑब्जेक्शनेबल तरीके से, उस लेवल पर भी प्रेशर था। तो अलग अलग लेवल पे था। अंडरवर्ल्ड से धमकी भी आई थी, जिसकी मैंने उस जमाने में पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज की थी इस मामले को लेके कि मुझे धमकी आई है। तो प्रेशर, हर तरीके का प्रेशर था। लेकिन एक चीज़ थी कि उस दौर की पत्रकारिता था कि पत्रकार के रिस्पेक्ट होती थी। पत्रकार से पुलिस वाले हो, पॉलिटिशियन हो, जलते थे, डरते थे, और कोई टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया करता था पत्रकार को। एक दौर था। अच्छी बात थी कि मैं जिस कंपनी में काम करता था, मेरे जो साथी पत्रकार थे, उस वक्त में बहुत सारे लोग मेरे साथ खड़े रहे। वो जो संघर्ष का दौर था या स्ट्रगल का दौर था, उस वक्त मैं एनडीटीवी में काम किया करता था। और इनफैक्ट मेरी ही पहली स्टोरी थी जिससे एनडीटीवी चैनल का खुद का जो चैनल लॉन्च हुआ था, एनडीटीवी 24/7 और एनडीटीवी इंडिया, वो उसी से लॉन्च हुआ था। तो उस चैनल ने भी उस दौर में बहुत सपोर्ट किया था। बट मैं अभी कहूँगा कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल हम फास्ट फॉरवर्ड टाइम को कर ले, वही स्कैम, उससे ज़्यादा बड़े वॉल्यूम का स्कैम अगर मैं आज के तारीख में एक्सपोज करूं या आज के तारीख में करूं, तो उसके जो टेकर्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे। क्योंकि पत्रकारिता बदल गई, दौर बदल गया, दर्शक भी बदल गए हैं, और लोगों की जो सीरियसनेस थी, पत्रकारिता ने क्रेडिबिलिटी खो दी। तो शायद उससे बड़े वॉल्यूम का स्कैम मैं एक्सपोज करूंगा तो शायद वो उतना फेम नहीं मिलेगा या उसको उतना नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल गई। और सबसे बड़ी चीज़ है दर्शक बदल गया। बैठे बैठे सारे सब कुछ मिल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बदल गया, एकदम जमीन और आसमान हो गया। मैंने आपकी सीरीज देखी है, पहला सीजन 1, उसमें मैंने देखा कि ये कि वो तेलगी जो है वो क्रिमिनल दिखता ही नहीं, वो हीरो दिखता है। तो आपने एक क्रिमिनल को हीरो बना दिया, नहीं, सिस्टम को दोष दिया। क्या मतलब, क्या माजरा है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इसमें बेसिक हमको बुनियादी फ़र्क समझना चाहिए। जब हम कोई किताब लिखते हैं तो बुक इज़ ऑल अबाउट लिटरेचर, टेक्स्ट इज़ ऑल अबाउट लिटरेचर। और जब हम टीवी पे कोई सीरीज़ देखते हैं तो इट्स ऑल ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल का मतलब इट्स ऑल अबाउट ड्रामा, नाटकीयता। अब अगर आप मेरी किताब जो पढ़ेंगे, किताब के अंदर आप पढ़ेंगे तो किताब में तेलगी विलेन है। उस आदमी ने एक का खून किया, किताब में उसको हमने विलेन के तौर पे दिखाया। पूरी किताब में आप पढ़ लेंगे तो कहीं नहीं दिखेगा कि तेलगी का को एक अच्छी या पॉजिटिव लाइट में दिखाया जा रहा है। अब आप कट करते, उन्होंने मेरे राइट्स तो किताब के लिए, उसके बाद जब उन्होंने वेब सीरीज बनाए तो बॉलीवुड में एक चलन होता है जिसका कहते हैं ह्यूमनाइजेशन। नया नया शब्द है, पहले नहीं हुआ करता है। ये पिछले 5 सालों में एक नया शब्द डिक्शनरीज में उभर कर रहा है, ह्यूमनाइजेशन। तो उन्होंने ह्यूमनाइजेशन के तौर पे उन्होंने शुरू किया कि तेलगी या जो कहानी स्कैम से ज़्यादा स्कैमस्टर की कहानी हो जाती है। तो उन्होंने जिस हिसाब से उभारा, वो अपने दर्शकों के हिसाब से, जो उनके व्यूअर हैं उनके हिसाब से, या उनकी अपनी जो सिस्टा इंडस्ट्री है उसके डिमांड से उन्होंने बनाया। मेरी किताब आप ओरिजिनल पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसका भी किसी मैंने पढ़ी है 2003 में मैं जब आपने मुझे किताब दी थी और पढ़ी थी, और उस समय अलग ही लगा था। और ये सीजन जो वेब सीरीज है वो अलग ही, बिल्कुल अलग ही है। तो बात अलग है कि वो वेब सीरीज मेरी किताब पर ही आधारित है। सबसे पहले अगर आप वेब सीरीज देखेंगे तो पहले मेरा नाम आता है, उसके बाद की बेस्ड ऑन बुक ऑन सो एंड सो, उसके बाद में बाकी जो क्रेडिट टाइटल्स है वो शुरू होते हैं। इस बात में नहीं कि मेरी किताब पे बेस्ड है, लेकिन एक क्रिएटिव लिबर्टी लेनी पड़ती है। जो मेकर्स होते हैं उनको क्रिएटिव लिबर्टी लेनी पड़ती है। दर्शकों का उनको टेस्ट देखना पड़ता है। सही बात है। बाजार का प्रेशर उनके ऊपर भी होता है, क्योंकि वो करोड़ों लगा रहे हैं तो कमाने की भी सोच चाहिए। वो पूरा व्यापार है, उद्योग है, पैसे आने चाहिए। भाई ऐसा कुछ भी बना दिया हमने सही, लेकिन जब कुछ अर्निंग नहीं हुआ तो फिर आगे के लिए मनोबल टूट जाएगा। बिल्कुल। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे स्कैम हुए उस समय, 30,000 करोड़ के स्कैम बोला जाता था, तेलगी घोटाला। उसके बाद में भी बड़ा घोटाला हुआ पॉलिटिक्स में, अजीत पवार का नाम आया, जिसमें 70,000 का सिंचाई घोटाले हुए। और भी ऐसे बहुत बड़े घोटाले होते रहते हैं पॉलिटिक्स में। आपने क्राइम को ही क्यों चुना
क्यों मतलब ये पॉलिटिशियन लोगों को के ऊपर आपने किताब लिखने के बारे में नहीं सोची? देखिए, दो तरीक़ा की, जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी, आप लोग गवाह ही रहे हैं 1995 में, उस दौर में स्पेशलाइज्ड बीट्स नहीं हुआ करती थी टीवी में। हाँ, प्रिंट में होती थी, तो टीवी में एक जो पत्रकार था वो एक ही दिन के अंदर किसी पॉलिटिकल स्टोरी भी कर रहा है, शायद अगले दिन जाके क्राइम की स्टोरी कर रहा है, उसके अगले दिन स्पोर्ट्स की स्टोरी कर रहा है, फ्राइडे को जाके बॉलीवुड पे फिल्म रिलीज़ हुई है उसका रिएक्शन भी ले रहा है, कभी जाके पेंटिंग एग्जीबिशन भी कर रहा है, तो तमाम चीज़ें किया करते थे। बट जैसे जैसे सिस्टम आज पत्रकारिता, टीवी पत्रकारिता डेवलप होनी शुरू हुई, 1995 में शुरुआत हुई थी, वैसे वैसे उसके अंदर अलग अलग फील्ड्स बनते गए, पॉलिटिकल बीट अलग होते गई, क्राइम की अलग हो गई, स्पोर्ट्स अलग हो गया, एंटरटेनमेंट अलग हो गया। तो उसमें क्राइम और ये सब चीज़ के प्रति एक नेचुरल सा एक इंटरेस्ट मेरा था, एक थ्रिल भी था, चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा होता था। और क्राइम में एक चीज़ होती है कि क्राइम में स्टोरीज होती है, पॉलिटिकल स्टोरी में एक जियोग्राफिकल लिमिटेशन होती है। लाइक यहाँ की जो पॉलिटिकल एक स्टोरी है, क्या वो शायद पटना में बैठे व्यक्ति या चेन्नई में बैठे आदमी को उतना अपील नहीं करेगी, लेकिन क्राइम की स्टोरी एक छोटे से शहर में हो जाए कहीं इंडिया के, और उसको लेकिन लोगों को याद रह जाएगा कि एक महिला अपने पति को ब्लू रंग के ड्रम में भरी हुई है और आगे से प्रेमी के साथ जा रही है। अब वो कहीं भी, वो गुवाहाटी में बैठे आदमी को भी अपील करेगा, चेन्नई में बैठे आदमी को अपील करेगा, अंडमान निकोबार में बैठे हुए आदमी को भी अपील करेगा, बिकॉज क्राइम के साथ में वो एक चीज़ नहीं होती। क्राइम में एक थ्रिल अलग सा होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। देखिए, रिस्क ज़्यादा होता है बाकी बीट्स के मुकाबले, क्राइम कवर करने में रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन उसके अलावा जो थ्रिल और चीज़ें ज़्यादा रिस्क था, हर दौर में रिस्क रहता है। बट अगेन ये जो रिस्क है, समझ लीजिए पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ जॉब होता है। अब फायर ब्रिगेड में अगर कोई काम कर रहा है, तो क्या उसको आग लगने का खतरा नहीं रहेगा? बॉर्डर पर कोई लड़ रहा है तो, हाँ, बॉर्डर पे लड़ रहा है तो उसको किसी तरह का फिजिकल हार्म होता है। इनफैक्ट मेडिकल प्रोफेशन में जो काम करते हैं, उनको इन्फेक्शन होकर बीमार होने का खतरा रहता है। तो हर फील्ड के साथ में अपने एक रिस्क होते हैं, बट जो बंदा आता है उसको पता होना चाहिए कि दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर जॉब, और उसके हिसाब से उसमें काम करता है। तो मुझे लगता है कि उस दौर के हिसाब से जो सही था और जो चीज़ था वो कर रहे थे, और एक नेचुरल सा इंटरेस्ट था क्राइम को लेकर मेरा। तो इसी वजह से जो क्राइम वाली जो चीज़ थी वो मैंने चुना। उसका फ़ायदा भी हुआ कि पहले पत्रकारिता में हुआ, और उसके बाद मैं जो किताबें लिख रहा हूँ, मैं मोस्टली क्राइम पर ही किताबें लिखता हूँ। मेरी सारी किताबें जो है एकदम एक्सपर्ट है क्राइम के। मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, क्राइम का एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, क्राइम राइटिंग का। क्राइम के जो एक्सपर्ट हो इंडिया से बाहर भागे रहते हैं, कोई कराची में बैठता है, वो तो अब चलेगा नहीं, वो वक्त बदल गया है। वो अंडरवर्ल्ड और वो जो कुछ गैंगवार जो होता था वो अब नहीं चलेगा, बहुत वक्त बदल गया, पूरे देश का अभी माहौल वैसा नहीं रहा। तो ये सीजन 2 पे भी काम चल रहा था, बीच में हमारी कुछ पता लग जानकारी मिली थी आपके सोशल मीडिया से। कब तक क्या होने? देखिए, अलग अलग चीज़ों का है। तेलगी वाली जो वेब सीरीज़ थी वो तो पूरी की पूरी रिलीज़ हो चुकी है, वो हो चुका है। अब जो दूसरी वेब सीरीज़ बन रही है मेरी किताबों पे, उनका जो वो है वो अंडर प्रोडक्शन है, तकरीबन 4 से 5 है अंडर प्रोडक्शन। उसके अंदर उनका कौन सी किताब है? देखिए, एक है मैंने बताया था क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म, जिस पे संजय गुप्ता बना रहे हैं, CIU क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म। देन रंगा बिल्ला वाली है, उस पर भी बन रही है। फिर शीना बुरा केस पे अब्बास मस्तान बना रहे। देन जगरनॉट फिल्म ने एक लैला खान मर्डर केस है, उस पर खरीद लिया था, मेरे राइट्स लिए हैं। और एक सब किताबें लिख दी आपने? जी, ये सारी किताबें लिख ली है। लैला खान पर भी मैंने लिखी है, वो भी हो गया। असल में कैसे हुआ कि कुछ किताबें हम लिख के रिलीज कर देते हैं और राइट्स बिकते हैं। कई बार ये हो जाता है कि आप किताब लिख रहे हैं, देन प्रोडक्शन हाउस आपको अप्रोच करते हैं कि भाई हमको इसके ऑडियो विजुअल राइट्स चाहिए। तो जब हम राइट्स देते हैं तो उनका एक शर्त रहता है कई बार कि भाई आप किताब को तब रिलीज कीजिए जब हमारी सीरीज आएगी, तो उसके आसपास रिलीज होगा तो क्रॉस प्रमोशन में फायदा मिल सकता है। तो मेरी 3 किताबें और लिखकर हो गई है, लेकिन इसकी जो ऑफिशियल रिलीज है उसके राइट्स, ऑडियो राइट्स बिक चुके हैं, ऑडियो विजुअल राइट्स, लेकिन उसके रिलीज किताब मार्केट में तब आएगी जब वो सीरीज होगी, तो दैट क्रॉस प्रमोशन में फ़ायदा होता है। मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है लेखकों के लिए कि पहले जो होता था कि लेखक जो था वो किताबें शौकिया लिखता था, शायद बहुत कम लेखक थे जो उससे पैसा कमा पाते थे। बहुत आज के तारीख में कि आपके किताबों से आप भी पैसा ले रहे हैं, ऑडियो विजुअल से भी करा, किताबों में लिखकर और रॉयल्टी से आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते, पर किताबें आपको रिस्पेक्ट दिलाती हैं। ऑडियो विजुअल है वो आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं दिलाएंगे, लेकिन वो आपको पैसा दिलाते हैं। तो लेखक एक है कि कहीं से किताब लिखकर, किताब बेचकर रिस्पेक्ट ले रहा है, और दूसरी तरफ ऑडियो विजुअल राइट बेचकर वो पैसा कमा रहा है। अच्छा, एक बात संजय मैं जानना चाह रहा हूँ कि
बहुत लोग लिखते हैं, मेरी भी 2 किताबें हैं, अमेज़न पे है, OTP पे। कुछ नहीं होता, तो क्या इसमें जुगाड़ भी कुछ चलता होगा? नहीं, कुछ नहीं होता, समझा नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझा आपका। मतलब कुछ सेटिंग वगैरह, जुगाड़ कहाँ से किसको कैसे सेट करें, ये सब नहीं, क्या दिमाग का, मतलब एक ये भी एक वो है ना, नहीं देखिए, ऐसे नहीं दूरदर्शिता और होता। दिमाग का खेल है। इनफैक्ट देखिए, अब सबसे ज़्यादा किताबें बिकती हैं तो अमेज़ॉन से बिकती है, किताबें बहुत कम बिकती है जो शायद लोग बुक स्टोर में जाके खरीदते वगैरह होंगे। और इंटरनेट पे बिकने वाले या ऑनलाइन वाले का फ़ायदा ये है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत है। आपको मालूम है कितनी किताबें बिकी, कितनी किताबें नहीं बिकी, किसके रिव्यू क्या है वगैरह वगैरह। और किताब आप लिखेंगे तो उसके रिव्यू छपेंगे, अच्छे रिव्यू भी होंगे, गंदे रिव्यू भी उसके बारे में आपको मिलेंगे। खाली एक चीज सोशल उसमें मीडिया आती है जैसा कि ट्रोलिंग जैसा भी हो गया, ट्रोलिंग कुछ भी हो भी। जाता है, सोशल मीडिया पे प्रमोशन भी होता है। प्रमोशन, अच्छा। तो ये तो किताब की अपनी किस्मत पे होता है। हाँ, मुझे एक लगता है कि कोई भी ऑथर है, राइटर है, उसको किताब लिखने के अलावा उस किताब के पब्लिश होने के बाद एक उसकी जो मार्केटिंग होती है या उसका सोशल मीडिया पे वही बात कर प्रमोशन रहा हूँ, होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपनी किसी भी किताब का उद्घाटन लॉन्च नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं उसमें यकीन नहीं रखता हूँ कि एक जमा करे हाँ, लोग। एक हॉल जमा हो हाँ, गया गैदरिंग। और गैदरिंग हो गया। अभी मेरी पिछली 5 किताबों से एक का भी नहीं किया, गैदरिंग है जिसके अंदर वही एक का किया था आपने, 50 पहली वाली किताब। 2003 में 3 किया में था। किया था, बिल्कुल। उसके बाद मैंने जो लिखी है किताबें, उसमें मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि पहले से मैंने सबक सीख लिया कि 100 लोग जमा हो जाएंगे, उसके बाद लाइन में है, सबने हाथ किताब में हाथ में लिए, सबने फोटो खिंचाए, वो खत्म हो गया। अब मेरी किताब को उससे किताब ही फायदा फ्री क्या में हो दो। रहा है? उसके हाँ, अब वो ऑर्गेनाइज अगर कर रहा है, उतनी ही मेहनत या उतना ही पैसा एक ऑथर अपनी किताब के ऑनलाइन प्रमोशन पे खर्च कर दे या उतनी एनर्जी खर्ची कर दे, तो शायद उसको रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। मैं वही 50-100 लोग, जिसमें से आधे मेरे परिचित हैं, जो किताब में अच्छा लिखूं तब भी तारीफ करेंगे, खराब लिखूंगा तब भी तारीफ करेंगे, तो मुझे रियल फीडबैक कभी मिल ही नहीं पाएगा। हाँ, खाली एक स्वयं सम्मोहन से ग्रस्त होके वही अपने 4-5 लोगों को बुला लिया और साथ में एक पन्ना अपना कवर खोला और लोगों ने फोटो खिंचा लिया, ये दौर अब नहीं रहा। ये उस दौर के लिए तो ठीक था जब तक ये हुआ करता था कि भाई आपके पास दूसरे ऑल्टरनेटिव थे नहीं, कि अखबार में कहीं छप गया, उससे ज़्यादा नहीं। आज आपके पास इतना अच्छा दौर है लेखकों के लिए कि आपके पास ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, गुड रीड्स के ऊपर आप प्रमोशन कर सकते हो, अमेजॉन पे प्रमोशन हो सकता है, फेसबुक पे प्रमोशन। आप गिन लीजिए कि इतने सारे ऐसे दौर में हम गिन रहे हैं। अब जो अगर नहीं कर पा रहा है वो आदमी अपने वक्त की अवेलेबल चीज़ों का अगर फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है, उसकी तो हाँ, वो उस लेखक का भी फेलियर है। बिल्कुल, बिल्कुल। उस लेखक का भी फेलियर है। ये आप ऐसे समझिए कि कई इंसान ने अपने बच्चे को पैदा करके छोड़ दिया, भाई तुम आ जाओ, वाह, तो वाह, क्या बात, अच्छी बात कही। वैसे ही कहने किताब लिख के छोड़ दिया। अब किताब अपनी किस्मत है नहीं, आपने अपने बच्चे को पाला, सहेजा एक हद आजकल तक। लेखकों का वही बड़ा कंप्लेन है, शिकायत है कि आजकल किताब लोग पढ़ते नहीं हैं, तो क्या लिखें क्या ना लिखें। तो आपने जो बात कही उससे तो उल्टा लगता है मुझे। नहीं, मेरे कि ख्याल से तो आजकल लोग तो प्रमोशन के इतने धंधे फंडे हैं। आप सोशल मीडिया के आपके 4 फॉर्मेट है और वहाँ पे आप आपके लिए पूरा फ्री में आप पब्लिसिटी करो। नहीं, तो किताबें मेरे ख्याल से किताबें लोग पढ़ते हैं, किताबें बिकती भी हैं, पहले से ज़्यादा बिक रही हैं, पहले से महंगी बिक रही हैं। किताब हार्ड कॉपी में शायद नहीं बिक रही है, लेकिन किताब की सॉफ्ट कॉपी भी है, किंडल से लेके ई कॉपी वगैरह, वो भी तो बिक रही है। ऑडियो बुक्स भी बन के आ रही है। अगर ये किताबें नहीं बिकती तो सडनली ऑडियो बुक्स के इतने सारे प्लेटफॉर्म कैसे पैदा होते हैं? बाजार तो वो देखता है, बाजार वहीं जाएगा जहाँ पे उसको फ़ायदा होता है। सर आप देखिए भारत में ऑडियो बुक्स के कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और मेरी किताब के ऑडियो राइट्स अलग से बिकते हैं, जो ई बुक का, फिर ई बुक के कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, जो किताबें ऑनलाइन होने लगी है। तो ये तो तभी होंगे जब किताबें बिक रही है। आप अगर एक भाषा विशेष की बात कर रहे हैं कि भाई इस भाषा का नहीं बिक रहा है, उस भाषा का नहीं बिक रहा, तो शायद बात अलग है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर किताबें अच्छी रहेंगी, किताबें लिखी जाएंगी ढंग से, और अच्छा किताब अच्छी है या नहीं है ना, ये क्या फैसला है ना पाठक पे छोड़ देना चाहिए। लेखक इतना ज़्यादा बुद्धिजीवी हो जाता है कि उसे लगता है कि वही पता है, और किताब अगर किताब उसकी नहीं चली तो उसको वो उसमें पाठकों का फेलियर ढूंढता है या समाज का फेलियर ढूंढता है कि अरे ये चल नहीं पाई किताब। जबकि मुझे लगता है कि भाई आप फिर वो सीख नहीं पाएगा, कभी भी अपने पाठक का टेस्ट नहीं समझ पाएगा कि भाई मैं पाठक चाहता क्या मेरे दौर का। मैंने हिंदी साहित्य में देखा है कि ये इन लोगों ने सुरेंद्र मोहन पाठक जैसा इंडिया के टॉप मोस्ट क्राइम और मिस्ट्री राइटर को मुख्य धारा के साहित्यकार में गिना ही नहीं। लुगदी साहित्य और पॉकेट बुक्स बोलकर इनको बाहर रखा गया।
जबकि वो आदमी के पढ़ने वाले पाठक अनगिनत थे। गुलजार मैं थे, खुद बहुत रानू बड़ा थे, फैन था। हाँ, बिल्कुल, मैं भी और था। इन्होंने जो साहित्य के नाम पे, घनघोर साहित्य और साहित्य के नाम पे किताबें छापी, आपस में वही सेमिनार में और वही कॉन्फ्रेंस वाले में जा जाके करते चाय हैं। पिया, आप समोसे किसी खा। भी जाइए, हाँ, किसी भी सेमिनार में जाइए, कहीं भी आपको वही 50-100 चेहरे हैं जो आपको हाँ। पाठक और श्रोता में कॉमन दिख जाएंगे। 50% ऑडियंस ऐसे ही आ रही है। तो हमको कहीं तो समझना होगा। मैं सिर्फ भाषा विशेष की बात कर रहा हूँ, ऐसी बात, लेकिन सब जगह पर ऐसी नहीं है। बहुत सारे अंग्रेजी के अंदर बहुत अच्छी साहित्य लिखा जाता है, मराठी खासकर है। मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ हुआ है कि अंग्रेजी में एक मेरी किताबें ज़्यादा बिकती है, आपकी उसके बाद किताबें तो ट्रांसलेट है ना, हाँ, अनुवाद किए हुए हैं हाँ, दूसरी भाषाओं मराठी में। में मेरी किताब हिंदी के मुकाबले मराठी के एडिशन ज़्यादा बिकती है, जबकि वो मुख्य तौर पे हिंदी में लिखा है। और आप विडंबना बताता हूँ, मैं किताब लिखता हूँ हिंदी में, वो ट्रांसलेट होती है अंग्रेजी में, अंग्रेजी में वो किताब बिकती है, कोई प्रोडक्शन हाउस उसको देखता है, फिर वो उसके राइट्स खरीद लेता है, फिर उसके बाद उसको हिंदी में वेब सीरीज बनाता है। जहाँ से चले थे लौट के वहीं पे आए। हाँ, लेकिन वो रास्ते डायरेक्ट नहीं लिख ले रहा है, उसको हिंदी की किताब को बनने के लिए वाया अंग्रेजी होके आना पड़ रहा है। अब मुझे भाषा के लेके कोई ये नहीं है कि भाई एक भाषा मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है और दूसरी भाषा को मैं उससे छोटी मांगता। मेरे लिए सारी भाषाएं इक्वली गुड, इक्वली महान है, और मैं उसके हिसाब से ही करता हूँ। बिल्कुल।